मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन। देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से क्वेश्चंस जो है एसपीआई में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं, उसके बाद इस दिए गए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब कोई भी इक्वेशन a1x प्लस b1y इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू d2 के फॉर्म में रहेगा। अगर कोई भी इक्वेशन a1x प्लस b1y इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू dt के फॉर्म में रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग ग्राफिकली भी देखेंगे और अलजेब्रिक फॉर्म में भी देखेंगे कि कब इस दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं और कब नहीं होते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड से भी ये देखेंगे कि कब लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे और कब नहीं होंगे, और ग्राफिकल मेथड से भी देखेंगे कि कब किसी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अलजेब्रिक फॉर्म में देखते हैं। अलजेब्रिक मेथड में देखेंगे कब कोई इक्वेशन दिया है तो उसके सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं और कब नहीं हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही हमारा इक्वेशन है। अगर पहला a1 बाई a2, x का कोफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है a1 और सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है a2, तो a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 रहे, है ना। a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 रहे, तो जो हमारा ये इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन होंगे, लेकिन किस तरह के सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ऐसा अगर कंडीशन दिया रहे तो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब x और y के केवल एक, और x के केवल एक और y के भी केवल एक ही वैल्यू आ सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं कंडीशन। तो ग्राफिकल मेथड भी यहीं पे देख लेते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि दो स्ट्रेट लाइन है, ये वाला, इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इसका भी ग्राफ ड्रॉ, दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उससे भी यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं, है ना। ये अलजेब्रिक फॉर्म में ये कंडीशन है और ये ग्राफिकल फॉर्म में है। ये क्या है? ग्राफिकल मेथड से है। ये है ग्राफिकल मेथड। समझ में आ रही है बातें? ठीक है, यानी हम लोग इस इक्वेशन का सॉल्यूशन दो तरीके से चेक कर पाएंगे कि यूनिक सॉल्यूशन कब कब होगा। जब ये ऐसा कंडीशन रहेगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इस तरह का कंडीशन होगा, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा, तो यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, इसको इरेज करते हैं। दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 रहे, तो दोनों ये इक्वेशन के सॉल्यूशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। किस तरह के सॉल्यूशन होंगे? ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 रहे, तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। अगर ग्राफ देखा जाए
तो इसके जो ये वाले स्ट्रेट लाइन का ग्राफ और इस वाले स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पर क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा, है ना, कोइंसिडेंट हो जाएगा, है ना। ये ग्राफिकल मेथड से है, ये ग्राफिकली चेक कर रहे हैं कि दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा, है ना। ये ग्राफिकल मेथड हो गया। अलजेब्रिक मेथड में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, और ग्राफिकल मेथड से इस दोनों इक्वेशन का बताना रहेगा सॉल्यूशन क्या होगा, तो ये वाला मेथड होना चाहिए। यानी दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पर क्या होना चाहिए, कोइंसाइड होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा मेथड देख लेते हैं यहीं पे, थर्ड मेथड देखेंगे। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 रहे। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा, तो इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो जब नो सॉल्यूशन होगा तो इसके ग्राफ कैसे बनेंगे, तो जो दोनों स्ट्रेट लाइन है, इस इक्वेशन के स्ट्रेट लाइन और इस इक्वेशन के स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, पैरेलल बन जाएंगे। एक दूसरे के क्या बनेंगे, पैरेलल बनेंगे। समझ में आ रही है बातें ना, ठीक है। यानी नो सॉल्यूशन रहेगा तो अलजेब्रिक मेथड के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, और ग्राफिकल मेथड से देखा जाए तो दोनों स्ट्रेट लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल है तो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो एक्स वाई का वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। और हाँ, इसमें ये भी देखेंगे कि एक्स और वाई दो इक्वेशन दे रखा है, तो एक्स और वाई का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 1 बाई 1 देखते हैं। अब क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखते हैं क्या दे रखा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दे रखा है, जो सेम क्वेश्चंस होंगे उसको सोल्व नहीं करेंगे, उसको आप लोग सोल्व कीजिएगा, है ना। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 2x + 3y = 12 है, और 3x - 2y = क्या है, 5 है। 2x + 3y = 12 है एंड 3x - 2y = क्या है, 5 है। तो यहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे फाइंड होगा। तो ऐसे तो हमको पता है कि जब कोई भी लीनियर इक्वेशन होता है और x और y का वैल्यू फाइंड करना होता है तो उसके लिए 3 मेथड होते हैं। पहला होता है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम आपको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना सिखाएंगे, है ना। देखिए सोल्व करते हैं फर्स्ट वाले को। क्या दे रखा है, 2x + 3y = कितना दे रखा है, 12, और दे रखा है 3x - 2y = दे रखा है 5। तो इसको हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये ऑलरेडी सभी को पता है। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे हम x के कोफिशिएंट को इक्वल करने वाले हैं, तो इस x का कोफिशिएंट 3 है, इसका मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट के साथ करेंगे, और इस x का कोफिशिएंट 2 है तो इसका मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड के साथ करेंगे। अब सभी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, 6x + 9y = कितना, 36। इसका मल्टीप्लाई 2 से, इस इक्वेशन का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 6x - 4y = कितना, 10। उसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 13y = ये कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 626। तो y = ये मल्टीप्लाई में उधर जाकर क्या बन जाएगा, डिवाइड, 32 जा 6, 32 जा 26, है ना, 32। अब देखो y का वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब इस वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे या तो इक्वेशन सेकेंड में। तो यहाँ पर लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या दे रखा है, 2x + 3y = 12। तो ये हो जाएगा 2x + 3 × 2 = कितना, 12। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x = 12, और ये 3 2 जा 6, उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो 2x = कितना आएगा, 6, x का वैल्यू कितना, 3। तो इस तरह से हमने x और y का वैल्यू फाइंड किया। तो इस तरह से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे ही आप लोग सोल्व कीजिएगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस
नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर बाय द वे पूछ दिया तो हम बेसिक चीज़ें सिखा दिए कैसे एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्स इजकल टू 3 और वाई इजकल टू 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? 2x अपॉन में 3 माइनस वाई बाई 2 प्लस 1/6 एंड x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इजकल टू 3 दे रखा है। तो यहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड करना है। हो गया। अब देखिए ये क्या लिख सकते हैं? 2x बाई 3 माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू -1/6 लिख सकते हैं। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, सारे के डिनोमिनेटर इक्वल कर देते हैं ताकि कैंसिल हो जाएगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इधर। तो ये कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई इसके साथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इसका इधर कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 4x अपॉन में 6 माइनस 3y अपॉन में 6 इज इक्वल टू -1/6। देखो सभी के डिनोमिनेटर में क्या है? 6 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4x माइनस 3y इजकल टू -1। इक्वेशन फर्स्ट। क्या आया? इक्वेशन फर्स्ट। ओके चलो अब इसको देखते हैं क्या दे रखा है। x अपॉन में 3 x अपॉन में 3 प्लस 2y अपॉन में 3 इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से x बाई क्या दे रखा है? 2। x बाई 2 प्लस 2y अपॉन में 3 इजकल टू 3। अब देखो इसको इक्वल कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा कितना? 3x और ये कितना हो जाएगा? 4y। 3x 4y अपॉन में कितना हो जाएगा? अपॉन में हो जाएगा कितना? 6 इज इक्वल टू 3, है ना। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इजकल टू 3, सॉरी 18। क्या होगा? 18। इक्वेशन सेकेंड। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व करेंगे तो यहाँ से x और y का वैल्यू आएगा। या आप ऑप्शन के द्वारा भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन भी पुट करके देख सकते हैं। जैसे देखो उस तरह से अगर लेंदी हो जाएगा, ऐसे तो सोल्व करने को कर देंगे, लेकिन ऑप्शन के द्वारा भी यहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो यही ऑप्शन दे रखा है। क्या दे रखा है? पहला दे रखा है x इजकल टू 2 y इजकल टू 3। किसी एक इक्वेशन में पुट करो x इजकल टू 2, तो जब 2 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। x का वैल्यू 2 पुट गया और y का वैल्यू 3 है, तो कितना हो जाएगा? -9। इसका मतलब यही ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। ये ऑप्शन अगर इसको पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा? -8 और वो हो जाएगा -9। तो -1 आ ही नहीं रहा है। इसको जब पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा कितना? +9। तो ये -1 के इक्वल आ ही नहीं रहा है। जब इसको पुट करेंगे x इजकल टू -2 और y इजकल टू -3, तो इसको भी पुट करेंगे तो -8 और क्या आ जाएगा? +9, तो वैल्यू 1 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा एक ही ऑप्शन इसमें सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। इस तरह से भी हम लोग अगर लीनियर इक्वेशन दे रखा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और x और y का वैल्यू दिया है, तो हम लोग ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे दे रखा है 2x प्लस वाई प्लस 2 इज अपॉन में 5, 3x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन में 3, 3x प्लस 2y प्लस 1 अपॉन में 6। अब कह रहा है इसमें x और y का वैल्यू क्या होगा? तो इसमें x और y का वैल्यू पुट करना है। तो अगर x और y का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो वही वैल्यू आएगा, इसमें भी पुट करेंगे तो इसी के इक्वल आना चाहिए, और इसमें भी x y का वैल्यू पुट करेंगे तो यानी तीनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। x y का वैल्यू पुट करेंगे तो तीनों का वैल्यू आपस में क्या होना चाहिए? सेम आना चाहिए। ठीक है, तो 1 बाई 1 पुट करके देखेंगे। अगर x का वैल्यू 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 1, और ये हो जाएगा कितना? 2, तो 2 प्लस 1 3 पर 1 आ रहा है। ओके, इसमें पुट करके देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना?
ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1 और ये कितना हो जाएगा, इसमें पुट करें तो ये हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 1 4, 4 - 1 3, 3/3, यानी कि ये वाला जो वैल्यू है इसको भी इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है। इसको दोनों इक्वेशन में एक्स वाई को पुट किए तो दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है 1 1। इसमें चेक कर लेते हैं क्या इसमें भी वही आ रहा है। देखो तो 3 2, हाँ इसमें भी 6 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक तो बी को भी चेक कर लेते हैं। बी को अगर पुट करेंगे, बी जो ऑप्शन बी में x = -1 और y = -1 दे रखा है, तो इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा -2 -1 और ये हो जाएगा कितना, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/5। इसमें पुट करके देख ले रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा -3, उसके बाद इसका वैल्यू आया -1/5। कौन सा, ये वाला वैल्यू पुट करने पर, है ना। उसके बाद ये पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाए सॉरी -3, हाँ ये हो जाएगा +3 और -3 + 3, तो 1/3 इक्वल नहीं आ रहा है। इसका वैल्यू कुछ और आ रहा है, इसका वैल्यू कुछ और है। इसका मतलब ऑप्शन ए ही करेक्ट है, इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इस तरह से भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि x और y का वैल्यू क्या होगा। ओके, अब इसको भी उसी तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। हमने कंसेप्ट सिखा दिया, इसको भी उसी तरह से x y का वैल्यू इसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि x y का वैल्यू इसमें पुट करने पर कहाँ पे 2 आ रहा है, किस वैल्यूज के लिए x और y के किस वैल्यू के लिए यहाँ पे 2 आ रहा है, किस वैल्यू के लिए 1 आ रहा है, वही ऑप्शन इसका हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसको सोल्व करना है। 7th में क्या करना है, बस कंसेप्ट सिखा दे रहे हैं, बस वैल्यूज उसी तरह से पुट करके चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्या दे रखा है 7 में क्या है, 4x + 6y = कितना है 3xy। सभी को x y से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/y + 6 में कितना हो जाएगा x = 3, है ना। अब देखो इसमें भी सेम है, उसी तरह से वैल्यूज पुट कीजिए। देखो कौन सा क्वेश्चन 7 से, और ये कितना हो जाएगा इसको भी देख लेते हैं। इसको भी डिवाइड कर देते हैं x y से, तो ये हो जाएगा 8 में कितना y + 9 x = 5, है ना। वैल्यू पुट करेंगे, है ना, वैल्यू पुट करेंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, अगर सॉरी ये 3 पुट करेंगे इसमें तो 4/3 हो जाएगा, और इसमें क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे तो 6/2, यानी कि इसमें पहला वाला ऑप्शन पुट कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 6/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना 4 में कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा, नहीं ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है इसको, ठीक है। इसको चेक करके देखते हैं। x = 1 y = 2 है, तो x = 1 और y = 2 है। चेक करते हैं 4/y का वैल्यू 2 है प्लस 6/x का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 1 8 हो जा रहा है। ये भी वेरीफाई नहीं कर रहा है। ओके, इसको चेक करते हैं, है ना। दोनों का दोनों वेरीफाई नहीं किया। ओके, अब देखो इस पे चेक करते हैं, किस पे x = 3 y = 3 पे। तो देखो तो y = 4/4 प्लस 6 कितना आ जा रहा है, x का वैल्यू कितना है 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा तब 1, और ये कितना आ गया 3 2 जा कितना 3 आया ना। इसका मतलब ये सी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यूज है इस इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अगर इक्वेशन दे रखे हैं और साथ साथ में उसके वैल्यूज भी दे रखे हैं तो उस वैल्यूज को किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे LHS साइड, और RHS का वैल्यू आ जाता है तो बोलेंगे कि वही हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 9, ये भी उसी तरह के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, 2x + x + y = 2x - y = √8। 2x + y = 2x - y = क्या है, √8 है। देखो इसको इससे कंपेयर करो और फिर इसको इससे कंपेयर करो, क्या हो जाएगा 2x + y = √8 है, तो ये हो जाएगा 2x + y
और ये हो जाएगा 2⁻³ है ना, 2⁻³ क्या हो जाएगा 3। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 2⁻x + y इज इक्वल टू 2⁻ कितना 3/2। बेस सेम है तो बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर देंगे, x + y इज इक्वल टू 3/2, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब देखो इसको देखते हैं, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2⁻x - y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √8, तो ये जाएगा 2⁻x - y और ये हो जाएगा 2⁻3/2, तो यहाँ से x - y इज इक्वल टू कितना 3/2। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड है ना। अब देखो वैल्यूज चेक करते हैं कौन सा वैल्यूज करेक्ट है। चलो x y का वैल्यू पूछ रखा है कि y का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा। ओके, y का वैल्यू, तो y का वैल्यू पूछे, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। क्या दे रखा है x + y इज इक्वल टू 3/2 और x - y इज इक्वल टू कितना 3/2। तो y का वैल्यू चाहिए तो सभी को माइनस करो, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2y और ये क्या हो गया 0, तो y इज इक्वल टू 0/2 कितना आ गया 0 है ना, तो y का वैल्यू कितना हो गया 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सी। दे रखा है 2/x + 3/y इज इक्वल टू 6 एंड 1/x + 1/2y इज इक्वल टू 2। तो x और y का वैल्यू बताना है। सेम थिंग उसी तरह से इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, उसके बाद 2/3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 2/3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा +9/2, ये कितना हो जाएगा, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है इस दिए गए इक्वेशन को। इसको चेक करते हैं वैल्यू पुट करके है ना। क्या है x का वैल्यू 2/3 है तो 2/3 क्या है 2/3, तो 2/3 तो कितना हो जाएगा 6/2 और यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 + 3 तो कितना आ जा रहा है 6, यानी ये वाला करेक्ट है। इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बी। इस तरह से सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है और डायरेक्ट हम x और y का वैल्यू LHS साइड में पुट करेंगे, RHS का वैल्यू आ जाएगा तो बोलेंगे कि वही हमारा सॉल्यूशन है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है द सिस्टम kx - y इज इक्वल टू 2 एंड 6x - 2y इज इक्वल टू 3 हैज यूनिक सॉल्यूशन ओनली। कह रहा है कि ये जो इक्वेशन दे रखा है, कह रहा है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, कह रहा है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन कब होगा। इस दिए गए इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन पूछ रहा है। यूनिक सॉल्यूशन जब होगा तो उस समय k का वैल्यू पूछना चाह रहा है। किसका वैल्यू पूछना चाह रहा है, k का वैल्यू पूछना चाह रहा है। क्या दे रखा है, देखो यहां पर दे रखा है kx - y इज इक्वल टू 2 और इधर 6x - 2y इज इक्वल टू 3। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन जब रहता है, यूनिक सॉल्यूशन तो क्या होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे k है और y का यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड में x का कोफिशिएंट कितना है 6 है, इज डज नॉट इक्वल टू y का कोफिशिएंट कितना है -1 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है -2। माइनस से माइनस कैंसिल तो ये कितना हो जाएगा k डज नॉट इक्वल टू 6/2 यानी k डज नॉट इक्वल टू 3। यानी जब k का वैल्यू 3 नहीं होगा, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए k का वैल्यू जब 3 नहीं होगा तो उस समय हमको किस तरह के सॉल्यूशन मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे, है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया डी ऑप्शन हमारे लिए क्या हो गया करेक्ट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है द सिस्टम x - 2y इज इक्वल टू 3 एंड 3x + ky इज इक्वल टू 1 है, तो यूनिक सॉल्यूशन बताना है। क्या दे रखा है x - 2y इज इक्वल टू 3 और 3x - ky इज इक्वल टू 1, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी 1 डज नॉट इक्वल टू -2/-k, इससे ये कैंसल, तो k डज नॉट इक्वल टू कितना इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो k डज नॉट इक्वल टू 6, तो k डज नॉट इक्वल टू कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है जब दो इक्वेशन दिया है तो उसमें एक अननोन है तो पैरेलल होने के लिए उस k का वैल्यू क्या होगा। क्या दे रखा है यहाँ पे
इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। यानी कि इसको लिखेंगे 3x प्लस 2ky माइनस 2 इजकल टू 0, है ना। इस जब कभी भी पैरेलल पूछे, पैरेलल है कि नहीं, तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में बनाएंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0, इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, है ना। तो हमने 3x प्लस 2ky माइनस 2 इजकल टू 0, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दे चुका है। ये क्या दिया है? 2x प्लस 5y प्लस 1 इजकल टू 0। अब कह रहा है कि पैरेलल है तो वहाँ k का वैल्यू क्या होगा? तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होता है? फॉर पैरेलल के लिए a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2 इजकल टू c1 बाई c2। ओके, a1 का वैल्यू क्या है? 3, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन से a2 का वैल्यू मिल जाएगा इजकल टू b1 का वैल्यू क्या है? 2k, और इसमें क्या हो जाएगा? 5 इज इक्वल टू c1 का वैल्यू -2 और c2 का वैल्यू k। अब देखो यहाँ से k का वैल्यू फाइंड करना है, तो या तो हम इस इक्वेशन को एक साथ इक्वेट करेंगे या इसको एक साथ इक्वेट करेंगे, है ना। देखते हैं कौन सा वैल्यू ऑप्शन करेक्ट है। ओके, पैरेलल बोल रहा है ना, पैरेलल के लिए नो सॉल्यूशन होता है। जब नो सॉल्यूशन होता है तो इसके लिए ये कंडीशन होता है, डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है? यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू होते हैं, ठीक है। यहाँ पे a1 का वैल्यू कितना है? a1 का वैल्यू है 3, a2 का वैल्यू कितना है? 2 है, b1 का वैल्यू कितना है? 2k, और b2 का वैल्यू 5 इज इक्वल टू c1 का वैल्यू -2 अपॉन में 1, डज नॉट इक्वल टू। क्योंकि पैरेलल है तो अभी हमने बताया जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो नो एनी सॉल्यूशन होता है, तो इसके लिए ये कंडीशन होता है। तो कह रहा है कि k का वैल्यू क्या होना चाहिए ना, इफ द लाइन इतना इतना पैरेलल देन वैल्यू ऑफ k। तो वैल्यू ऑफ k कितना हो जाएगा? यहाँ से इसको इक्वेट करें, यहाँ से आएगा कि वैल्यू k का क्या होना चाहिए, है ना। तो 3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2k अपॉन में 5, तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इज इक्वल टू ये कितना? 15/4। अगर कहता k का क्या वैल्यू नहीं होना चाहिए तो इन दोनों को इक्वेट करते। किसको इक्वेट करते? इन दोनों को इक्वेट करते, है ना। अगर यहाँ कह रहा है कि पैरेलल होने के लिए क्या k का वैल्यू चाहिए, तो ये वाले वैल्यूज को इक्वेट करेंगे, है ना। क्या है? 15/4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन, ये रिप्रेजेंट टू लाइंस इंटरसेक्ट एट यूनिक पॉइंट। कह रहा है कि k इस दिए गए इक्वेशन में k का वैल्यू क्या होगा जब ये दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट करता है यूनिक पॉइंट पर, यानी एक ही पॉइंट पे, है ना। तो इसके लिए देखेंगे ये क्या लिखा है, kx माइनस 2y, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, -3 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या लिख देंगे? 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड। जब यूनिक है तो इसके लिए इंटरसेक्टिंग है, जब लाइन इंटरसेक्ट करता है a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, है ना। तो a1 बाई a2 क्या हो जाएगा? k/3 डज नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना है? -2, और y का वैल्यू क्या है? 1, है ना। अच्छा, चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? k डज नॉट इक्वल टू कितना? -6, यानी k का वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए। लेकिन कह रहा है यहाँ पे k का वैल्यू क्या होना चाहिए? कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, k का वैल्यू क्या होना चाहिए जिसकी वजह से ये जो इक्वेशन है हमको यूनिक सॉल्यूशन देगा, है ना। तो जब यूनिक सॉल्यूशन देगा तो इसका मतलब ये हुआ कि k का सारा वैल्यू हो सकता है बट -6 नहीं होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। कह रहा है द पेयर ऑफ इक्वेशन इतना इतना है, क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा, एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन होगा, इन्फिनाइट मिली सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी इक्वेशन दे चुका है ना। 16 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या दे रखा है? x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या दे रखा है? x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर दे रखा है -3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
यही दे रखा है ना। अब देखो यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू लिखेंगे, है ना। यहाँ पर a1 बाई a2 पहले लिखेंगे, a1 बाई a2, a1 बाई a2 का वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 1/-3। उसके बाद देखेंगे b1 बाई b2, क्या है b1 बाई b2, 2/-6, कितना हो जाएगा -1/3। उसके बाद c1 बाई c2 फाइंड करेंगे, c1 बाई c2 क्या है 5/1। इट मीन्स इसको देखने से क्या हमको लगता है कि यहाँ पे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस तरह का हुआ तो नो सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन। और इस तरह के कंडीशन में हमारा जो लाइन होता है दोनों का दोनों क्या होता है, पैरेलल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पैरेलल। तो इसका मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन। हाँ, ऑप्शन पे भी मार्क करना है तो यहाँ पे हो जाएगा नो सॉल्यूशन। कह रहा है कि इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन देयर ग्राफ लाइन विल बी पैरेलल होगा। तो पैरेलल, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट किस किस कंडीशन में होता है इसको देख लेते हैं। a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, एंड a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो। तो इसके ये यूनिक सॉल्यूशन बताता है, और ये क्या बताता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो दोनों सॉल्यूशन हमको देता है, ये x और y का एक वैल्यू देगा, लेकिन यहाँ पे x और y का बहुत सारा वैल्यू देगा। तो इन दोनों कंडीशन को कंसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंस, ठीक है। और इसको a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 रहे, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंस। अब देखो कह रहा है कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंस देन देयर ग्राफ लाइन विल बी। तो ये तो नहीं होगा, पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन देगा। ऑलवेज को इंसिडेंट, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग एंड कोइंस, देखो दोनों कंडीशन आ रहा है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी वाला करेक्ट है ना। ओके, कह रहा है कि इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट देन देयर ग्राफ ऑफ लाइन। इनकंसिस्टेंस कब होता है, जब दोनों लाइन पैरेलल होते हैं। पैरेलल होते हैं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो x और y का वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है कि जो हमारा एंगल C है 3 टाइम्स ऑफ एंगल B के इक्वल है, और जो एंगल C है वो फिर किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल A एंड 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ एंगल A एंड एंगल B के इक्वल है। तो कह रहा है कि एंगल B का वैल्यूज क्या होना चाहिए। ओके, देखते हैं। हमको प्रॉपर्टी पता है कि किसी भी ट्रेंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इजिकल टू कितना 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है। अब देखो एंगल C जो है, ये वाला एंगल C जो है किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ एंगल A एंड एंगल B। तो इसको लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस 3 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, है ना। इसको क्या मान लिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। हमको यहाँ से एंगल B का वैल्यू चाहिए। ओके, अब देखो एंगल B का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एंगल C। ओके, फिर देखेंगे यहाँ पे हमको पता है ना एंगल A प्लस एंगल B, यहाँ पर 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन चाहिए। तो एक इक्वेशन तो मिल गया, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B, और जो एंगल C है किसके इक्वल है, 3 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हो जाएगा एंगल A प्लस 4 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर देने का, सोल्व कर दीजिएगा। सोल्व करने आता ही है आप लोग को, है ना। तो देख लेते हैं फ्रॉम वन एंड सेकेंड से।
क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, फिर एंगल ए प्लस 4 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू कितना -120, माइनस से माइनस कैंसिल, एंगल बी इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री। क्वेश्चन 20 दे रखा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 15, यानी कह रहा है कि दो डिजिट का सम कितना है 15 है ना। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 15 दे रखा है ना। मान लेते हैं इस क्वेश्चंस को बनाने का क्या मेथड है, ठीक है। यहाँ दे रखा है 2 डिजिट नंबर के डिजिट का सम कितना दे रखा है 15 दे रखा है ना। तो हमको पता है कि डिजिट नंबर जो है डिजिट से ही बनते हैं, है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट यूनिट डिजिट, लेट यूनिट्स डिजिट, लेट्स यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x और टेंस डिजिट इज इक्वल टू y, यूनिट्स डिजिट इज इक्वल टू x और टेंस डिजिट इज इक्वल टू y। तो नंबर तो कह रहा है इनका सम कितना है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 15, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 15, है ना। 2 डिजिट के नंबर के डिजिट का सम कितना है 15 है, तो इनका जब सम किए तो कितना आ गया 15, ठीक है। अब देखो इससे नंबर बनाना है हमको, यूनिट डिजिट भी दे रखा है और टेंस डिजिट भी दे रखा है। तो अगर नंबर बनाएंगे तो इसके लिए फार्मूला होता है नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू टेंस डिजिट कितना दे रखा है y प्लस यूनिट डिजिट कितना दे रखा है x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10y प्लस x, यानी कि हमारा नंबर क्या हो गया 10y प्लस x। अब कह रहा है यहाँ पे द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, ठीक है। तो अब इस डिजिट को इंटरचेंज करके नंबर बनाना है ना। जब इंटरचेंज करके नंबर बनाएंगे तो देखिए क्या होता है, नंबर आफ्टर इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर बनेगा वो क्या होगा, तो नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा, नंबर इज इक्वल टू इंटरचेंजिंग नंबर क्या होगा, जो हमारा टेंस डिजिट है उसको यूनिट डिजिट पे लिख देंगे और यूनिट डिजिट वाले को कहाँ पे लिख देंगे, टेंस डिजिट पर लिख देंगे। जब इंटरचेंजिंग नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग, जब नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग करेंगे तो यूनिट टेंस डिजिट को यूनिट डिजिट पे लिखेंगे और यूनिट डिजिट को कहाँ पे लिखेंगे, टेंस डिजिट पे। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू, अब देखो यूनिट डिजिट को कहाँ पे लिखने का, टेंस डिजिट पे। तो टेंस डिजिट पे लिखेंगे तो यूनिट डिजिट कितना है x है, तो 10x हो जाएगा प्लस, उसके बाद टेंस डिजिट को कहाँ पे लिखेंगे, यूनिट डिजिट पे। तो ये क्या है y, तो ये हो जाएगा y। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना 10x प्लस y, है ना यहाँ, यानी कि ये इंटरचेंजिंग नंबर हो गया, है ना। तो कह रहा है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आया है वो दिए गए नंबर से कितना अधिक है, 9 अधिक है, ठीक है। यानी ये जो इंटरचेंजिंग नंबर है गिवन नंबर से कितना अधिक है 9। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस x इज इक्वल टू कितना 9। तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 9। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 9। सभी में 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन है तो 9 आउटसाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 9, 9 से 9 कैंसल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन क्या मान लिए सेकंड। यहाँ से x और y यानी इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा और x प्लस x कितना 2x, और इधर RHS को ऐड करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 16। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आएगा 8 आएगा।
अब यहाँ से हम लोग y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो y का जब वैल्यू फाइंड करना रहेगा तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा 15 माइनस x, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 8 इजिकल टू कितना 7, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 7, x का वैल्यू 8 आया, y का वैल्यू 7 आया। अब यहाँ से हम लोग नंबर फाइंड कर सकते हैं, हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है ये है, तो वैल्यू पुट कर देंगे, इसलिए नंबर इज इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 10y प्लस x, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू वाई का वैल्यू 7 और x का वैल्यू कितना है 8, तो ये कितना हो जाएगा 78। इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, डी ऑप्शन जो है क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट को कह रहा है कि इन अ गिवन फ्रैक्शन इफ 1 इज subtracted from the numerator and 2 is added to the denominator, it become 1/2. If 7 is subtracted from the numerator and 2 is subtracted from the denominator, it become 1/3. Find the fraction, है ना। चलो मानते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कैसे बनता है, फ्रैक्शन इजकल टू होता है, फ्रैक्शन इजकल टू होता है न्यूमरेटर अपॉन में कितना डिनोमिनेटर, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, इन अ गिवन फ्रैक्शन इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, है ना। तो मान लेते हैं लेट यहाँ से न्यूमरेटर इजकल टू x और डिनोमिनेटर इजकल टू y, है ना। तो क्या हो जाएगा x और 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, है ना, और 2 एडेड डिनोमिनेटर, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 1/2, है ना। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2x माइनस 2 इजकल टू वाई प्लस 2, तो 2x माइनस वाई इजकल टू कितना 4, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद फिर क्या दे रखा है, इफ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी y माइनस 2 इज इक्वल टू कितना 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस कितना 21 और ये कितना हो जाएगा y माइनस 2, है ना, y माइनस क्या हो जाएगा 2। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा तो कितना 19 हो जाएगा, है ना। ओके, इसको मान लिए इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करना आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, तो इस क्वेश्चन को खुद से आप लोग सोल्व कीजिएगा, है ना। यहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड कर दीजिएगा, और x और y का जब वैल्यू मिलेगा, ठीक है, तो फ्रैक्शन कैसे बनता है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर हमारा यहाँ पे क्या है x है और डिनोमिनेटर क्या है y, तो उसके अनुसार आप लोग क्या कर दीजिएगा, इस क्वेश्चन को मार्क कर दीजिएगा। समझ में आ रही है बातें। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला 24 देखते हैं, क्या दे रखा है, 5 ईयर हेंस, हेंस का मतलब आफ्टर होता है, हेंस का मतलब क्या होता है आफ्टर। 5 ईयर हेंस द एज ऑफ मैन शैल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, है ना। while 5 years earlier the age of man was 7 times the age of his son, the present age of man, प्रेजेंट एज ऑफ मैन पूछ रखा है ना। ओके, तो देखो मान लेते हैं इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पर इसको बनाते हैं, है ना। मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू x ईयर, प्रेजेंट ईयर ऑफ, पहले प्रेजेंट ईयर ऑफ मैन मानते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ कितना मैन x, प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना y ईयर मान लेते हैं, है ना। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है कि 5 ईयर हेंस, तो 5 ईयर हेंस एज ऑफ मैन कितना हो जाएगा, एज ऑफ मैन इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 5 ईयर, और एज ऑफ सन कितना हो जाएगा y प्लस 5 ईयर हो जाएगा, है ना। उसके बाद कह रहा है कि एज ऑफ मैन शैल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, यानी x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, ये हो जाएगा कितना x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना 10, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके,
अगेन 5 years earlier, 5 years EARLIER, 5 years earlier क्या हो जाएगा? 5 years earlier एज ऑफ मैन, एज ऑफ मैन क्या हो जाएगा? x माइनस 5 ईयर और एज ऑफ सन y माइनस 5 ईयर हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या दे रखा है? एज ऑफ मैन, एज ऑफ मैन यानी x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स एज ऑफ सन। तो ये हो जाएगा कितना? x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। तो ये हो जाएगा कितना? x माइनस 7y और ये हो जाएगा कितना? माइनस 30 हो गया, है ना। ये कितना हो जाएगा? माइनस 30 हुआ, है ना। ओके, माइनस 30 दे रखा है ना। एज ऑफ मैन, एज ऑफ मैन वाज 7 टाइम्स द एज ऑफ सन, 7 टाइम्स द एज ऑफ सन। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ गया हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया और इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व कर लीजिएगा एलिमिनेशन मेथड यूज करके, और वहीं से हमको क्या आ जाएगा? x का वैल्यू आएगा तो वही क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एज ऑफ मैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एज ऑफ मैन। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन आर टू लाइन्स विच कोइंसिडेंट कह रहा है। कोइंसिडेंट होगा, पैरेलल होगा, इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली 1 पॉइंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो कोइंसिडेंट होगा तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है? कोइंसिडेंट के लिए होता है a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2 इजकल टू c1 बाई c2। अब पैरेलल रहता है तो नो सॉल्यूशन, a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और जब इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली 1 पॉइंट तो इसके लिए होता है a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ऐसा कंडीशन होता है। तो देखेंगे इसमें से तीनों में से कौन से कंडीशन को फॉलो कर रहा है इक्वेशन। क्या दे रखा है? 6x माइनस 2y प्लस 9 इजकल टू 0। उसके बाद 3x माइनस वाई प्लस 12 इजकल टू 0। यहाँ से a1 की वैल्यू कितना है? a1 का वैल्यू है 6, b1 का वैल्यू है -2, c1 का वैल्यू है 9, a2 का वैल्यू है कितना? 3, b2 का वैल्यू कितना है? -1 और c2 का वैल्यू है 12। तो यहाँ से a1 बाई a2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 बाई 3 2। उसके बाद b1 बाई b2 तो क्या हो जाएगा? -2 बाई -1 कितना आया? 2। उसके बाद c1 बाई c2 तो कितना आ गया? 9/12। 3 3 जनाए 3 4 जा 12, है ना। अब देखो यहाँ से क्या क्या इक्वल है? a1 a2 और b1 b2 आपस में इक्वल है, लेकिन c1 c2 इसके इक्वल है क्या? नहीं। यानी कि a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो क्या होता है? पैरेलल लाइन होता है। किस तरह का लाइन होता है? पैरेलल, नो सॉल्यूशन होता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है? द ग्राफ ऑफ इक्वेशन आर टू लाइन्स कोइंसिडेंट पैरेलल इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली सेम, उसी तरह का है। तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है? 26 में क्या दे रखा है? 26 में दिया है 2x प्लस 3y माइनस 2 इजकल टू 0, x माइनस 2y माइनस 8 इजकल टू 0। यहाँ से a1 का वैल्यू कितना है? 2, b1 का वैल्यू 3, c1 का वैल्यू -2, a2 का वैल्यू 1, b2 का वैल्यू -2 और c2 का वैल्यू -8। a1 बाई a2 क्या हो जाएगा? 2/1 कितना आया? 2। उसके बाद b1 बाई b2 कितना हो जाएगा? -3/2। अब यहीं से स्टॉप कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो ये हो जाएगा a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, ठीक है। ये भी उसी की तरह है। क्या दे रखा है? देखिए यहाँ पर ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखेंगे। या स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस 15y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाएगा? 3x
-9y -24/5 इज इक्वल टू कितना 0, यही होगा ना। अब देखो यहाँ से हमको बताना है पैरेलल होगा क्या होगा, ठीक है। अब देखो a1 का वैल्यू कितना 5, b1 का वैल्यू कितना -50 और c1 का वैल्यू कितना -8, a2 का वैल्यू कितना 3, b2 का वैल्यू कितना -9 और c2 का वैल्यू कितना -24/5। चलो चेक करते हैं, ये क्या हो जाएगा a1/a2 क्या हो जाएगा 5/3, उसके बाद b1/b2 कितना हो जाएगा -15 में -9, 5 कितना 3, ये भी इक्वल आ गया। ओके, c1/c2 देखते हैं तो क्या हो जाएगा -8 और -24, c1/c2 कितना -8 में -24/5, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 40/24, तो कितना हो जाए 4, ये कितना हो जाएगा 5/3, यानी 5/3 ये भी आया, 5/3 ये भी 5/3 आ गया है ना। तो जब 5/3 आ गया तो क्या हो गया सारा, तो कोइंसिडेंट, कौन सा ऑप्शन हुआ करेक्ट, ए। इस तरह से हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्वेश्चन सोल्व किए।